हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और प्रत्येक सैटरडे को हम लोग इन जो 4-5 दिनों में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे मृदा से संबंधित कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बट उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे इस चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ फ्रेंड्स, एक ही बार सब्सक्राइब करना, दोबारा मत करना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, कि आपसे इनमें से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं और कितने सही बने हैं, कितने गलत बने हैं, राइट। तो ये बताना आप कि आप कितने सॉल्व कर पाए हो। तो स्टार्ट करते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या पूछा गया है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में मृदा निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित में किन कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। ए में पहला है स्टेटमेंट चट्टान, दूसरा स्थलाकृति, तीसरा जलवायु, चौथा समय, पांचवा जैविक क्रियाएं, राइट। तो अब इनमें से देखते हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। तो इसमें से है ए में क्या हो गया, केवल 1, 2 और 5, बी में केवल 2, 3, 4 और 5, सी में हो गया 1, 3 और 4 और डी में हो गया 1, 2, 3, 4 और 5, राइट। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स, इसमें से सभी इसके राइट आंसर हैं। मीन्स कि इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या देखिए यदि, तो जो मृदा निर्माण क्या है 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, राइट। तो जो मृदा निर्माण क्या है वो 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। ये कारक कौन कौन से हैं, तो शैलें मीन्स चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं और समय। तो ये हो गए इसके 5 कारक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कौन सा है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला है भूमिगत जल, दूसरा है प्रवाहित जल, तीसरा है वायु, चौथा है हिमनद, राइट। तो इसमें से क्या आपको बताना है कि उपरोक्त कारकों में से कौन सा या से अपर्दन की क्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है, उत्तरदायी नहीं है, अपर्दन की क्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं है। नहीं पे आप फोकस करना कि अपर्दन की क्रिया के लिए क्या नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। भूमिगत जल, प्रवाहित जल, वायु, हिमनद। तो इसमें से देखते हैं, ए में है केवल 1 और 4, बी में है केवल 4, सी में है केवल 1, 2 और 4, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका कैसे व्याख्या देखिए यदि, तो पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपर्दन करते हैं, राइट। दूसरा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि अपर्दन भारतीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है और निक्षेपण से भी धरातली स्वरूप क्या होता है, धरातली स्वरूप में बदलाव होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, मृदा के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। तो ये सारे फ्रेंड्स मृदा के लिए उत्तरदायी कारक हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इन वनों का विस्तार 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों में है। फिर है दूसरा स्टेटमेंट कि भूमध्य रेखीय वनों के बाद सर्वाधिक विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड स्टेटमेंट है कि इन वनों में वर्षा वर्ष भर होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में आपको बताना है। तो इनमें से क्या बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है। तो आपको कथन इसमें से सही नहीं है, मतलब कि कोई 1-2 सही हो गया, इसमें से सही नहीं है बताना है, राइट। ए में हो जाएगा केवल 1 और 2,
बी में केवल 1 और 3, सी में केवल 3 और डी में 1, 2 और 3। तो इसकी व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, बी मतलब कि 1 और 3। तो इसकी व्याख्या क्या है फ्रेंड्स? कथन ए गलत है। क्यों गलत है कथन पहला? क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो विस्तार है वो 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों में है। राइट। तो जो उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे ये विषुवत रेखा हो गई, यहाँ से इतना उष्णकटिबंधीय है यहाँ तक, तो इसका कितना है? 10 डिग्री से 30 डिग्री तक है। यहाँ से उष्ण, फिर शीतोष्ण और फिर शीत कटिबंधीय है। राइट। तो ये बात आप याद रखना। तो ये 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांशों पर है। देन तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि भूमध्य रेखीय वनों के बाद सर्वाधिक विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है, अतः कथन 2 सही है। यहाँ भूमध्य रेखीय वनों की तुलना में कम घने तथा मध्यम ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय तथा पर्णपाती दोनों ही वनों में कीट पतंगे, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ वर्षा, जो उसका थर्ड पॉइंट था कि वर्षा, यहाँ वर्षा वर्ष भर नहीं होती है। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि वर्षा वर्ष भर होती है, तो इसमें वर्षा वर्ष भर नहीं होती है। इन वनों में एक स्पष्ट शुष्क ऋतु होती है और उसके बाद वर्षा होती है, अतः कथन 3 भी क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 और 3 सही नहीं था, पूछा था, तो पहला और तीसरा सही नहीं है, केवल दूसरा इसमें से सही है। राइट। जिसको आपको सही नहीं बताना था तो 1 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जल संधि 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती है। मैंने नेक्स्ट सैटरडे के वीडियो में आपको बताया था जल संधि के बारे में फ्रेंड्स, आई होप आपसे बन रहा होगा। जल संधि 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि स्थल संधि 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। इसमें से क्या बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में केवल 3, 1 और 2 और 1 और 2 दोनों, डी में ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, ना तो 1 और ना ही 2। वो कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स? पहला क्या है? कथन 1 गलत है। स्थल संधि जल का एक सकरा भाग होता है। राइट। स्थल संधि जो है स्थल का एक सकरा भाग होता है जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। और दूसरा कथन क्या है कि दूसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि जल संधि पानी का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। राइट। यहाँ पे आप भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे जो सकरा समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे जल संधि, पाक जल संधि है। तो ये क्या करता है? जो समुद्र होते हैं उनके सकरे क्षेत्रों को जोड़ता है। राइट। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ये कथन दोनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को मृदा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए में 2010, बी में 2013, सी में 2015 और डी में 2017। तो जब हम लोग मृदा का लेसन पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया था, कौन से ईयर में। जिसने भी नोट्स बनाया होगा या वीडियो अच्छे से देखा होगा वो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। राइट। तो इसका आप राइट आंसर देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा होगा? तो इसमें होगा सी 2015 इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया ताकि मृदा के महत्व की दिशा में विकसित तथा विकासशील देशों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। राइट। तो इसका उद्देश्य क्या था कि मृदा की महत्व की दिशा में विकसित तथा विकासशील देशों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। कौन सा वर्ष है? 2015 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दिवस घोषित किया गया है। राइट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मृदा निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से कारक सर्वाधिक क्रियाशील हैं? पहला है स्थलाकृति, दूसरा है जैविक प्रभाव और तीसरा है आधारभूत चट्टान, चौथा है समय, पांचवा है जलवायु। आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन समझने की बात है। तो क्या है इसमें, मृदा निर्माण में निम्नलिखित में से निम्न कौन से कारक सर्वाधिक क्रियाशील है? तो इसमें से नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ए में क्या है फ्रेंड्स, केवल 1, 2 और 3, बी में केवल 3 और 4, सी में केवल 1, 4 और 5, डी में केवल 2 और 5 है। राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? डी होगा, केवल 2 और 5। वो कैसे होगा, इसकी व्याख्या देखते हैं। जैविक कारक तथा जलवायु मृदा निर्माण के महत्वपूर्ण तथा क्रियाशील कारक माने जाते हैं, जबकि आधारभूत चट्टान, स्थलाकृति, उच्चावच एवं मृदा के विकास की अवधि को निष्क्रिय कारक माना जाता है। राइट, तो इसमें क्या पूछा गया था, 1 मिनट, इसमें क्या पूछा गया था फ्रेंड्स? क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील कारक। राइट, तो कौन से कारक सर्वाधिक क्रियाशील हैं? तो इसमें से कौन कौन से है फ्रेंड्स? जैविक प्रभाव और जलवायु है। तो क्या व्याख्या में क्या लिखा हो कि जैविक कारक तथा जलवायु मृदा के महत्वपूर्ण तथा क्रियाशील कारक माने जाते हैं, और जबकि आधारभूत चट्टान, स्थलाकृति, उच्चावच एवं मृदा के विकास की अवधि को निष्क्रिय कारक माना जाता है। राइट, तो ये मृदा के विकास की अवधि में निष्क्रिय कारक होते हैं, बल्कि जो दो होते हैं वो क्रियाशील कारक होते हैं, जलवायु और जैविक कारक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं अनाच्छादन के लिए जिम्मेदार हैं? ए में है अपक्षय, बी में है संचलन, सी में है तीसरे में है वृद्धि चरण, चौथे में है अपर्दन। इसमें क्या है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ए में है केवल 1 और 2, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 1, 2 और 4, डी में 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। व्याख्या की बात करें तो सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को अनाच्छादन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जैसे अपक्षय, अपर्दन, संचलन, परिवहन, बृहच्छरण आदि। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत करना। राइट, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित, ये क्वेश्चन वही सेम आ गया है फ्रेंड्स। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिट्टी और विशेषता, धूसर और पोरजोल मिट्टी। तो इसकी विशेषता क्या है? अम्लीय मिट्टी है तथा कृषि के लिए अनुपयुक्त है। दूसरी है चरनोजम मिट्टी, तो डाउन्स मैदानों में पाई जाने वाली अनुपजाऊ मिट्टी है। तीसरी है लेटेराइट, इसमें ह्यूमस का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से युग्म सुमेलित नहीं है? ए में है केवल 1, बी में है केवल 1 और 2, सी में केवल 1 और 3, डी में केवल 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, केवल सी में कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? केवल 1 और 3। इसका व्याख्या देखें तो धूसर पोरजोल जो है ये उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश के तैगा तथा कोणधारी वनों में मिलती है। यह अम्लीय मिट्टी है तथा कृषि के लिए अनुपयुक्त है, अतः जो युग्म 1 है वो सही है। राइट, देन चरनोजम मिट्टी, तो यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें उर्वरक तथा सिंचाई की आवश्यकता काफ़ी कम पड़ती है। छोटी घास वाले स्टेपी मैदानों में यह मिट्टी पाई जाती है। ह्यूमस की अधिकता के कारण इसका रंग काला हो जाता है। इसकी निचली परत में चूना पाया जाता है, अतः जो युग्म 2 है वो गलत है। राइट, नेक्स्ट देखें लेटेराइट, तो इसमें उच्च तापमान व प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में निच्छालन क्रिया की
अधिकता से इस मिट्टी का जो निर्माण होता है परंतु जीवाणुओं द्वारा अधिक उपभोग एवं निक्षालन के कारण ह्यूमस कम मात्रा में बचती है। अतः युग्म जो है वो तीसरा सही है। तो 1 और 3 इसके राइट आंसर है। राइट, चरनोजम मिट्टी मीन्स काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय नाम इसका चरनोजम मिट्टी है। और जो स्टेपी घास है वो यूरोप में पाई जाती है। राइट, तो यूरोप और रसिया में पाई जाती है स्टेपी घास। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एंटीसॉल तथा इंसेप्टिसॉल। जो इंसेप्टिसॉल अविकसित मृदा स्तरों वाली मिट्टियां हैं। दूसरा स्टेटमेंट है लिथोसाल मिट्टियों में कंकड़ पत्थर की अधिकता रहती है। तीसरा है मोलिसॉल उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी है। तो इसमें से क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है पूछा है तो केवल 1, ए में केवल 1, बी में केवल 1 और 2, सी में केवल 3 और डी में केवल 2 और 3। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। राइट मीन्स कि केवल 3 इसमें सही नहीं है। तो व्याख्या देखें, जो एंटीसॉल और इंसेप्टिसॉल तथा हिस्टोसाल अविकसित मृदा स्तरों वाली मिट्टियां हैं। अतः कथन 1 जो है वो सही है। लिथोसॉल मिट्टियां जो है वो पर्वतपदीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। अतः इनमें कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है। तो कथन 2 भी क्या है, सही है। जो है मोलिसॉल मिट्टी विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अतः कथन सी गलत है। कथन सी में क्या बोला गया था कि जो मोलिसॉल उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी है। तो ये कथन गलत है, इसमें गलत पूछा गया था। तो कथन सी गलत है, यानी केवल 1 गलत है। राइट, तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। आई थिंक आपसे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे बन भी गए होंगे। सो फ्रेंड्स बताना कि कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी जिंदगी खुश रहो यार।